अध्याय 95 कौशल आक्रमण। फ्लोटिंग पगोडा ब्लैक आर्मर की प्लेटें तुरंत चटक गईं, भ्रष्ट रक्त के उन्हें संक्षारित करने से वे सनसना उठीं, और वह बल फ्लोटिंग पगोडा ब्लैक आर्मर के ठीक नीचे तक जाकर आयरन स्किन में घुस गया। दो पुच्छल सम्राट बिच्छू ये देखकर कि उसका हमला राक्षसी मकड़ी योद्धा को भेदने में विफल रहा, उतना ही अचंभित लग रहा था। तुरंत उसके जबड़े पर रक्त फिर से इकट्ठा होना शुरू हुआ, इससे पहले कि रक्त का एक और तीर बाहर छूट जाए। गति लगभग एक गोली जितनी तेज थी। हालांकि इस बार राक्षसी मकड़ी योद्धा तैयार था और अपने शरीर की एक तेज चमक के साथ रक्त के तीर से बच निकला। एक छींटे की आवाज के साथ जिस रक्त के तीर से वह बचा था, वह सीधे एक स्प्लिट माउथ वर्म के शरीर से होते हुए जमीन में जा घुसा और एक छोटे से गड्ढे में फट गया। मयंक की आंखें सिकुड़ गईं। यह अब सिर्फ एक साधारण रक्त का तीर नहीं था जो बाहर छोड़ा जा रहा था, इसमें स्पष्ट रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा से युक्त एक हमला शामिल था। जैसे ही उसने ये सोचा, मानवमुखी वृक्ष से अनगिनत बैलें जमीन से उठीं, एक पल में दो पुच्छल सम्राट बिच्छू की ओर लपकीं। दो पुच्छल सम्राट बिच्छू अचानक हमले की चपेट में आकर उसकी हरकतें धीमी हो गईं। राक्षसी मकड़ी योद्धा, जो लंबे समय से तैयार था, आगे कूदा और एक पू चाकू को जीभ के पिछले खोल में घुसा दिया। ब्लेड लगभग मूठ तक धंस गया और हरे रंग का रक्त बह निकला। वह खोल जो गोलियों का सामना कर सकता था, इतनी जबरदस्त शक्ति के सामने टिक नहीं पाया। दो पुच्छल सम्राट बिच्छू जोरदार संघर्ष करने लगा, उसकी दोहरी पूंछें स्टील के चाबुक की तरह राक्षसी मकड़ी योद्धा पर लपकीं। राक्षसी मकड़ी योद्धा ने फ्लोटिंग पगोडा ब्लैक आर्मर को पंख ब्लेडों में बदल दिया, हमले को रोकने के लिए क्षैतिज रूप से काटा, फिर उसके चार पिछले हाथ पंजा ब्लेडों के साथ बाहर निकले और सीधे दो पुच्छल सम्राट बिच्छू की पीठ में धंस गए। एक पल के लिए दो पुच्छल सम्राट बिच्छू और ज्यादा हिंसक रूप से संघर्ष करने लगा। उसके अपने ही प्रकार दो पुच्छल बिच्छू, जिन्हें वह कुचलकर मार रहा था, वे उस पर ध्यान नहीं दे पाए। दहाड़। क्रोधित दो पुच्छल सम्राट बिच्छू दहाड़ा, मदर वर्म से मदद के लिए गुहार लगाए। जमीन तेजी से ऊपर उठी, राक्षसी मकड़ी योद्धा की दिशा की ओर हमला करने लगी। स्प्लिट माउथ वर्म मदर मानवमुखी वृक्ष की बेलों के साथ अपनी लड़ाई को छोड़कर जमीन से कूदी और दो पुच्छल सम्राट बिच्छू की पीठ पर मौजूद राक्षसी मकड़ी योद्धा पर झपटी। हमला भयंकर था। नुकीला चोंच जैसा फटा हुआ मुंह एक सफेद रोशनी से चमक रहा था, एक ब्लेड की तरह घूम रहा था, एक ड्रिल जितना नुकीला। इस स्प्लिट माउथ वर्म मदर के पास भी अपने कौशल थे, जो आसानी से पर्वत विभाजन पत्थर तोड़ के सक्षम थे। हालांकि स्प्लिट माउथ वर्म मदर की हरकतें पहले से ही मानवमुखी वृक्ष की बेलों के नियंत्रण में थीं, उसके अचानक हमले का अनुमान राक्षसी मकड़ी योद्धा ने लगा लिया था। राक्षसी मकड़ी योद्धा के बाएं हाथ ऊपर उठे, जैसे ही फ्लोटिंग पगोडा ब्लैक आर्मर की प्लेटें एक काली ढाल में बदल गईं, स्प्लिट माउथ ड्रिलिंग हमले को अवरुद्ध कर दिया। खनखनाहट। घर्षण की एक कर्कश आवाज गूंजी जैसे ही फ्लोटिंग पगोडा ब्लैक आर्मर की प्लेटें चकनाचूर हो गईं, लेकिन स्प्लिट माउथ वर्म मदर का हमला पूरी तरह से विफल कर दिया गया। उसका विशाल रूप गिर गया और मानवमुखी वृक्ष पहले ही आ चुका था। एक मोटी शाखा से एक कुचलने वाला वार किया जिसने स्प्लिट माउथ वर्म मदर को हवा में उछाल दिया, इससे पहले कि वह जमीन पर धड़ाम से गिर जाए। अनगिनत बैलें लंबे समय से तैयार थीं, जो जमीन की सतह पर एक तंग जाल बुन रही थीं। जिस क्षण स्प्लिट माउथ वर्म मदर जमीन से टकराए, वह बेलों और जड़ों द्वारा बुने गए जाल पर गिरी, लुढ़क गई, लेकिन तेजी से बेलों द्वारा उलझ गई। स्प्लिट माउथ वर्म मदर ने वापस जमीन के नीचे घुसने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जमीन के नीचे छिपने का फायदा न होने पर अपनी मजबूत स्प्लिट माउथ ड्रिलिंग कौशल के साथ भी स्प्लिट माउथ वर्म मदर कोई वास्तविक नुकसान नहीं पहुंचा सकी। बेलों ने उसे कसकर बांध लिया और लंबे समय से छिपी हुई नरभक्षी बैलें अचानक बाहर निकलीं, कटाई के अपने क्षण को हथिया लिया। नरभक्षी बैलें सीधे स्प्लिट माउथ वर्म मदर की सख्त त्वचा में घुस गईं। हालांकि उसकी गुलाबी मांसपेशियां उजागर थीं, उनकी मजबूती एक खोल से कम नहीं थी, जो गोलियों से अप्रभावित थी। हालांकि नरभक्षी बेलों के भीतर समाहित बल किसी भी साधारण बेल से कहीं ज्यादा था। भयंकर काटने और उलझाने के बीच नुकीले दांत स्प्लिट माउथ वर्म मदर के शरीर में घुस गए, क्योंकि पक्षाघातकारी जहर की एक बड़ी खुराक इंजेक्ट की गई थी। दो पुच्छल सम्राट बिच्छू घबरा गया, उसकी पूंछ एक पलक झपकते ही चाबुक की तरह राक्षसी मकड़ी योद्धा की ओर लपकी। चटक। फिर भी इस क्षण राक्षसी मकड़ी योद्धा पूरी तरह से कार्य करने के लिए स्वतंत्र था। अपनी पिछली बाहों से दो पूंछों को इतनी ताकत से पकड़ लिया जैसे लोहे के घेरे हों, जिससे दो पुच्छल सम्राट बिच्छू का फड़फड़ाना बेकार हो गया। अपनी सभी विधियों को समाप्त करने के बाद दो पुच्छल सम्राट बिच्छू, जो अब बेलों में उलझा हुआ था और अपनी पीठ पर एक राक्षसी मकड़ी योद्धा द्वारा बंदी बना लिया गया था, खुद को विकट स्थिति में पाया। वह अपना शरीर मोड़ने के लिए संघर्ष करने लगा। मानवमुखी वृक्ष को निशाना बनाया जो अपनी जगह पर जड़ जमाए हुए था, हिलने में असमर्थ था।
उसके जबड़े पर रक्त का एक तीर संघनित हो रहा था। उसकी तैयारी का समय और शक्ति पिछली बार की तुलना में स्पष्ट रूप से और ज्यादा भयानक थी। फिर भी राक्षसी मकड़ी योद्धा ने कार्रवाई की। दोनों तरफ फ्लोटिंग पगोडा ब्लैक आर्मर ढालें बनी, जिन्हें पसली जैसी बाहों के नीचे कसकर पकड़ा गया। फिर भारी हथौड़ों की तरह उन्होंने दो पुच्छल सम्राट बिच्छू के सिर पर जोर से वार किया। रक्त तीर का हमला टूट गया। भारी वार के नीचे सख्त खोपड़ी का खोल चटकने लगा। रक्त लगातार बह रहा था। दो पुच्छल सम्राट बिच्छू की ताक कदम दर कदम कमजोर होती गई। उसके विशाल पंजे लंगड़ाते हुए नीचे गिर गए, क्योंकि और ज्यादा बेलों ने उसे लपेट लिया, उसे एक चावल के पकवान की तरह कसकर बांध दिया। न तो विशाल पंजे और न ही नुकीली पूंछ अब और खतरा बन सकती थी, जो विशाल शरीर से कसकर बंधी हुई थी। दूसरी तरफ पक्षाघातकारी जहर के प्रभाव में स्प्लिट माउथ वर्म मदर ने धीरे धीरे हिलने की क्षमता खो दी, शक्तिहीन होकर बेल के जाल पर ढह गई। लड़ाई समाप्त हुई। नरभक्षी बेलों ने अपना ध्यान दो पुच्छल सम्राट बिच्छू के शरीर की ओर मोड़ दिया, लगातार पक्षाघातकारी जहर इंजेक्ट किया। हालांकि दो पुच्छल सम्राट बिच्छू खुद एक जहरीला जीव था, जिसमें विषाक्त पदार्थों के प्रति ज्यादा प्रतिरोध था और लकवाग्रस्त होने में ज्यादा समय लगता था, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। अध्याय 96 कौशल आक्रमण 2। दोनों नेता दानवों को नियंत्रित करने के बाद फ्लोटिंग पगोडा ब्लैक आर्मर योद्धा अपने पंख ब्लेडों को चौड़ा खोलकर सीधे दानवों के झुंड में घुस गए, लगातार उन्हें साफ करते रहे। उनके ब्लेड दो पुच्छल बिच्छुओं और स्प्लिट माउथ वर्म्स के मांस को काट रहे थे, जिससे हर जगह खून और मांस उड़ रहा था। वे एक मांस पीसने वाली मशीन की तरह आगे बढ़ रहे थे। मानव मुखी वृक्ष की अप्रयुक्त बेलें तुरंत लड़ाई में शामिल हो गईं और ज्यादा दानवों को बांध रही थीं, जिससे वे हिलने में असमर्थ हो गए। लड़ाई तेजी से अपने चरम पर पहुंची और अपने सरदारों के नेतृत्व के बिना बचे हुए दो पुच्छल बिच्छू और स्प्लिट माउथ वर्म पक्षियों और जानवरों की तरह बिखर गए, और जल्द ही बचे हुए दानव कोहरे में गायब हो गए। सभी सावधान रहें, युद्ध के मैदान को साफ करें। जो बिच्छू पूरी तरह से मरे नहीं हैं, उनसे सावधान रहें, सभी जहरीले हैं। जो बंधे हुए हैं, उनसे हम अलग से निपटेंगे। देवाशीष और उसके आदमियों ने आखिरकार राहत की सांस ली। हर किसी के हाथों में ज्यादा क्रॉसबो तीर नहीं बचे थे, लेकिन शुक्र है वे जीत गए थे। हाल की लड़ाई में मांस के शवों और दानवों दोनों ने कई वार किए, और अब भी घावों से खून बह रहा था। हताहतों की बात करें तो एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और 4 घायल हुए। मरे हुए व्यक्ति पर एक कीड़े ने झपट्टा मारा, उसे गिरा दिया और बुरी तरह घायल कर दिया। लगभग मर चुका था, लेकिन उसे किसी ने खींचकर वापस बचा लिया था। हालांकि ऐसी लड़ाइयों में मृत्यु और चोट अपरिहार्य थे, और देवाशीष धीरे धीरे इसके आदी हो गए थे। इसलिए वह शांत हो सका और तुरंत युद्ध के मैदान की सफाई में जुट गया। समूह ने हिलना शुरू कर दिया, और रॉकी और उसके आदमियों ने भी बाल बाल बचने की राहत महसूस की। मयंक मानव मुखी वृक्ष के बगल में खड़ा था। फ्लोटिंग पगोडा ब्लैक आर्मर योद्धा पहले ही उसकी तरफ लौट आया था, उसकी रखवाली कर रहा था। पक्षाघातकारी जहर के भारी प्रभाव में दो पुच्छल सम्राट बिच्छू धीरे धीरे हिलने की क्षमता खो रहा था, और हालांकि यह ज्यादा देर तक नहीं चल सकता था, ये पर्याप्त था। मानव मुखी वृक्ष की अतिरिक्त बेलें मुक्त हो गईं। इन स्प्लिट माउथ वर्म्स और दो पुच्छल बिच्छुओं के शवों का उपयोग करके अपने समलन डिग्री को आगे बढ़ाने के लिए शवों और मांस में परिवर्तित करना शुरू कर दिया। पहले गोदाम में लगभग 200 शवों ने केवल उसके मांस और रक्त के समलन डिग्री को 64% तक पहुंचने दिया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह पर्याप्त होना चाहिए। तीशा, मयंक ने तीशा को आवाज दी, जिसने अभी अभी समाप्त हुई लड़ाई में अपना प्रयास नहीं बख्शा था। वर्तमान में उसके हाथ में एक विंच क्रॉसबो था। वह पास आए, विंच क्रॉसबो उसके हाथ में लटका हुआ था, और उसने कहा, क्या बात है? तुम मनोज और दूसरों को उपकरण ले जाने के लिए ले जाओ, जितना हो सके उतना ले लो। ठीक है, तुम यहाँ की चीजों से खुद निपटो। तीशा ने रॉकी और अन्य लोगों पर नजर डाली, जिसका अर्थ आधिकारिक दल से था, और ऐसा लग रहा था कि उसका आधिकारिक खेमे में स्विच करने का कोई इरादा नहीं था। मयंक ने सिर हिलाया। तीशा ने मनोज और निर्मल को बुलाया, जो अभी भी सदमे से उभरे नहीं थे, और राशि के साथ 20 लोगों का नेतृत्व करते हुए वे प्रयोगशाला भवन के मुख्य भाग में प्रवेश कर गए। हालांकि दो पुच्छल सम्राट बिच्छू और स्प्लिट माउथ वर्म्स की मां को हरा दिया गया था, इसका मतलब यह नहीं था कि पूरी इमारत सुरक्षित थी। दो पुच्छल बिच्छू अभी भी इमारत के हर कोने में छिपे हो सकते थे। कप्तान, वे जैसे ही कुछ दस्ता सदस्य जो अभी अभी चीख हुए थे, उन्होंने मयंक और अन्य लोगों को हिलते हुए देखा। वे बोलने ही वाले थे, लेकिन रॉकी ने उसे बीच में ही रोक दिया, कहा, बकवास मत करो। ये स्पष्ट था कि मयंक का उद्देश्य और उनके मिशन का उद्देश्य मेल खाता हुआ लग रहा था, और अभी अभी वह व्यक्ति बाई युजिंग समूह का उत्तराधिकारी होना चाहिए। रॉकी का विशेष पुलिस दल सीधे दक्षिण शहर को जवाब देता था, और हालांकि वह एक टीम कप्तान था, उसकी रैंक कम नहीं थी।
इसलिए वह शहर के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को पहचानता था, लेकिन उन्हें कुछ विशेष कार्य सौंपे गए थे। उदाहरण के लिए अपहरण या सुरक्षा जैसे कार्य। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण कार्य सिर्फ एक था, इस सर्वनाश के बाद की दुनिया में जीवित रहना। कप्तान, वह विकास हो सकता है जिसका उल्लेख कप्तान प्रतीक ने किया था। अनु पास आए, उसे याद दिलाने के लिए धीमी आवाज में बोली। रॉकी शुरू में चौंक गया, लेकिन जल्दी से उसे यह विचार आया और उसने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है? ये सिर्फ एक अनुमान है, लेकिन संभावना अधिक है। दक्षिण शहर के खेमे में जैसे ही टीमों ने एकीकृत करना शुरू किया, वे कई दस्तों में विभाजित हो गए, दर्जनों से सैकड़ों लोगों तक, प्रत्येक के प्रमुख पर दस्ता नेता थे। रॉकी उनमें से एक था, और प्रतीक जनता के बीच एक उत्कृष्ट ठेकेदार के रूप में भी एक था, इसलिए दोनों ने पहले बातचीत की थी। हालांकि अनु और दब्बू उनमें से नहीं थे। उनकी प्रतिभाएं सबसे ज्यादा थीं, लेकिन उनमें अनुभव की कमी थी, जिसने एक टीम का नेतृत्व करना मुश्किल बना दिया और उन्हें नीचे खींच लिया, इसलिए दोनों बस प्रशिक्षण के लिए थे। आधिकारिक पदों की कमी के बावजूद निस्संदेह वे रिजू और तन्मय द्वारा इष्ट थे, वस्तुतः उत्तराधिकारियों की तरह, जिससे उनके शब्द काफी महत्वपूर्ण हो गए थे। अनु, मेरे साथ आओ। इसके बारे में सोचने के बाद रॉकी ने अनु को बुलाया और मयंक की ओर गया। साथ ही विकास। रॉकी ने सम्मानपूर्वक सलामी दी, सीधा और दृढ़ खड़ा रहा और कृतज्ञता से कहा, मदद के लिए धन्यवाद। अन्यथा हमें भारी हताहतों का सामना करना पड़ सकता था। इस संबोधन को सुनकर मयंक क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, क्योंकि साथ ही शब्द अप्रत्याशित रूप से इस हटे कट्टे आदमी से स्वाभाविक लग रहा था। कोई परेशानी नहीं, मयंक ने जवाब दिया। उसकी निगाहें बिल्लों से सुसज्जित युद्धक सूट पर पड़ी। पूछा, तुम एक आधिकारिक टीम से हो, है ना? क्या तुम यहाँ महत्वपूर्ण कर्मियों के बचाव या आपूर्ति के लिए आए हो? लगभग हर कोई एक काला युद्धक सूट, बिल्ले और पुलिस संख्या पहने हुए था, जिससे उनकी उत्पत्ति की पहचान करना आसान हो गया। वर्दी वाली राइफलों की तो बात ही क्या। मैं रॉकी हूँ, शहर के विशेष युद्ध पुलिस का कप्तान, और यह अनु है। रॉकी ने अपना परिचय दिया, सिर हिलाते हुए कहा, हम यहाँ आपूर्ति की खोज में आए थे। अगर मैं पूछ सकता हूँ, साथी विकास, क्या तुम हैप्पीनेस समुदाय से हो? मयंक थोड़ा भौचक्का हुआ और पलटकर पूछा, तुम्हें कैसे पता? ये सुनकर रॉकी चौड़े मुस्कुराया, तो हम एक ही टीम में हैं। हमने कप्तान प्रतीक से तुम्हारी क्षमताओं के बारे में सुना है। आयुक्त रिजू तुम्हें दक्षिण शहर के खेमे में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने के लिए एक से ज्यादा बार तुम्हें ढूंढना चाहते थे, लेकिन बिना किसी सुराग के उन्हें हार माननी पड़ी। अध्याय 97 कौशल आक्रमण 3। प्रतीक। मयंक की भौहें थोड़ी ढीली पड़ी। ये वही था, कोई आश्चर्य नहीं। क्या उसने तुम्हारी टीम को ढूंढ लिया और अपने साथियों के साथ फिर से मिल गया? हाँ, रॉकी ने सिर हिलाया, कहा, कप्तान प्रतीक को रास्ते में हमारी खोज टीम ने बचाया और वह हमसे जुड़ गया। अब वह शिविर की सुरक्षा में नागरिक ठेकेदारों की टीम का नेतृत्व कर रहा है। रॉकी ने जानबूझकर या अनजाने में बातचीत को शिविर की ओर मोड़ दिया। कहा, शिविर में वर्तमान में दक्षिण शहर में तैनात सशस्त्र बल, नगर निगम और जिला पुलिस बल एकत्र हैं, और अब लगातार नागरिकों को बचाया जा रहा है। लगभग 2500 लोग हैं, जिनमें से लगभग आधे नागरिक हैं। ये संख्या सुनकर मयंक काफी हैरान हुआ। अब जब कोहरा हर चीज को ढंक रहा था और संचार बाधित था, तो पूरे शहर की आबादी को सूचित करना निश्चित रूप से मुश्किल था। यानी वे इतने सारे लोगों से थोड़ा थोड़ा करके संपर्क करने और बचाने में सक्षम थे, जो निश्चित रूप से कोई आसान काम नहीं था। तुम लोग बुरे नहीं हो, काफी प्रभावशाली हो। मयंक खुद को उनकी प्रशंसा करने से नहीं रोक सका, फिर कहा, लेकिन तुम लोग निश्चित रूप से प्रायोगिक उपकरणों के लिए आए हो, है ना? क्या तुम्हारी टीम में विद्वान हैं? मयंक तेज था, उसकी गहरी निगाहें रॉकी और अनु पर टिकी थीं, जिससे एक अकथनीय दबाव बन रहा था, जैसे कि एक शिकारी का सामना कर रहे हों। अगर वे यहाँ आपूर्ति के लिए थे, तो अनुसंधान केंद्र से उपकरणों के अलावा और क्या लिया जा सकता था? इसके अलावा एक इतना बड़ा आधिकारिक शिविर अचानक अनुसंधान केंद्र में रुचि दिखा रहा था। ये दिलचस्प था, खासकर जब बचे हुए लोगों का कोई संकेत नहीं था, और ऐसा नहीं लग रहा था कि वे बचाव के लिए यहाँ आए थे। रॉकी मुस्कुराया और दिल से कहा, हाँ, जिस दिन अजीब कोहरा उठा, हम भाग्यशाली थे कि अलका और समीरन जैसे जाने माने प्रोफेसर एक सम्मेलन में भाग ले रहे थे। अब प्रोफेसरों के पास इन राक्षसों पर अपने शोध के बारे में कुछ सुराग हैं, और उन्हें प्रयोगों की पुष्टि के लिए बस प्रायोगिक उपकरणों की आवश्यकता है। उसने अपनी नज़र सीधी की और अचानक कहा, साथी विकास, मैं ईमानदारी से तुम्हें दक्षिण शहर के शिविर में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूँ। मैं उच्च रैंक और धन का वादा नहीं कर सकता, क्योंकि सर्वनाश में वह बेकार है। लेकिन दक्षिण शहर के शिविर में कई नागरिक हैं जिन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है, और हम भविष्य में और भी लोगों को आश्रय देंगे। हमें तुम्हारी ताकत की ज़रूरत है।
साथ ही अगर प्रोफेसर अलका और उनकी टीम एंजल दूतों को और मजबूत करने का कोई तरीका खोजने में कामयाब होती है तो तुम अपने कौशल के साथ निश्चित रूप से सबसे पहले लाभ उठाने वालों में से होगे। मैं अपनी जान की गारंटी देता हूँ। अचानक दिए गए निमंत्रण ने अनु को चौंका दिया और मयंक भी अचंभित रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि रॉकी इतना सीधा होगा। हालांकि विचार करने पर दोनों पक्ष प्रतीक को जानते थे और एक दूसरे के प्रति अच्छा प्रभाव रखते थे और यह इतना लापरवाह नहीं लग रहा था। क्या एक छुपा हुआ नाजुकपन वाला खुरदरा आदमी। मयंक मुस्कुराया, फिर कहा, शामिल होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लोगों को कई चोटें लगी हैं, उन्हें वापस ले जाओ। पहले घावों का इलाज करो। रॉकी की आंखें झिलमिला उठीं, पछतावे का एक संकेत दिखा, फिर भी उसका चेहरा ज्यादा हैरान नहीं लगा। क्या मिस तीशा तुम्हारे शिविर में राक्षसों के अध्ययन का आयोजन कर रही हैं? उसने टटोला, और जबकि मयंक उसके इरादे का अनुमान लगा सकता था, मयंक के अपने कार्यों ने भी अनजाने में उसके शिविर के बारे में कुछ विवरण उजागर किए। मोटे तौर पर मयंक ने सिर हिलाया, इस बिंदु को छिपाया नहीं। रॉकी समझ गया और फिर कहा, उस स्थिति में मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। हमारा शिविर दक्षिणी समृद्ध केमिकल प्लांट में है। अगर तुम्हें कभी मदद की जरूरत हो या हमारे साथ शामिल होने का फैसला करो तो हम हमेशा स्वागत कर रहे हैं। रॉकी ने ज्यादा नहीं कहा। उसने सक्रिय रूप से यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि मयंक का शिविर कहाँ था या उसकी स्थिति क्या थी। एक आधिकारिक शिविर के रूप में अपना स्थान बताना, सक्रिय रूप से जानकारी साझा करना आवश्यक था। आखिरकार उनका लक्ष्य ज्यादा बचे हुए लोगों को इकट्ठा करना और बचाना था। गोपनीयता से यह हासिल नहीं होगा। लेकिन मयंक अलग था, चूंकि उसने स्वेच्छा से जानकारी नहीं दी थी। रॉकी द्वारा कोई भी अति जिज्ञासु टोल लेना अपमानजनक लग सकता था। लोग संक्षिप्त मुलाकातों में गहरी बातचीत से सावधान रहते हैं। ताकतों के बीच भी ऐसा ही है, और वैसे भी ज्यादा गहराई से पूछताछ करना उसका काम नहीं है। अनु। रॉकी ने अनु को आवाज दी और फिर कहा, व्यवस्थित हो जाओ और तुरंत वापस चले जाओ, फिर विकास की स्थिति निदेशक रिजू और अन्य लोगों को बताओ। अनु गंभीर लग रही थी, सिर हिलाया और कहा, मैं समझती हूँ। और मुझे लगता है कि वह एक द्वितीय श्रेणी का ठेकेदार होना चाहिए, वह हमसे ज्यादा जानता है। अध्याय 98 दोहरी रूप उन्नति। रॉकी और उसकी टीम ने घायल सदस्यों के बहते घावों को अस्थायी रूप से रोकने के बाद अपने सशस्त्र और परिवहन वाहनों के साथ जल्दबाजी में उस क्षेत्र को छोड़ने से पहले 10 मिनट से भी कम आराम किया। उनकी चोटों को देखते हुए शिविर में लौटना ही एकमात्र तरीका था जिससे वे बेहतर इलाज प्राप्त कर सकते थे, और मयंक के पक्ष से संबंधित मामलों को स्वाभाविक रूप से रिंकू, तन्मय और रिजू को सौंप दिया गया था। मयंक ने उन्हें रोका नहीं, और उसने उन्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश भी नहीं की जब उसने देखा कि वे स्प्लिट माउथ वर्म और 2 पुच्छल बिच्छू के शवों को वाहनों पर लाद रहे हैं। हालांकि रॉकी और उसकी टीम एक आधिकारिक शिविर से संबंधित थी, वर्तमान में कोई हितों का टकराव नहीं था। घने कोहरे के अलगाव के नीचे न केवल प्रत्येक उत्तरजीवी शिविर एक अलग द्वीप बन गया, बल्कि शहर भी सही मायने में एक दूसरे के लिए द्वीप बन गए। बाहरी समर्थन के बिना एक आधिकारिक शिविर, हालांकि दुर्जय था, जबरदस्त रूप से कार्य नहीं कर सकता था और इस प्रकार मयंक के लिए कोई बड़ा खतरा पैदा नहीं करता था। इसके विपरीत उसे एक पूर्वाभास था कि संपर्क स्थापित होने में देर नहीं लगेगी। आखिरकार दक्षिण शहर के अधिकारी भी राक्षसों का अध्ययन करने के लिए विद्वानों को संगठित कर रहे थे। उनमें से एक जिसके बारे में उसने तीशा से सुना था, अलका, जीव विज्ञान के क्षेत्र में एक प्रमुख प्राधिकारी। ऐसा लगता है कि अधिकारियों का निर्माण अपेक्षा से ज्यादा तेज होगा, मयंक ने सोचा। उसकी निगाह मानवमुखी वृक्ष पर पड़ी जैसे ही वह मुस्कुराया, लेकिन कम से कम हमारा पक्ष लगभग गति में है। अधिकारियों को प्रायोगिक उपकरणों की आवश्यकता थी और उसके पक्ष को भी। अप्रत्यक्ष रूप से यह साबित करता है कि कुछ पहलुओं पर सभी की शोध प्रगति तुलनीय थी और शायद उसके पक्ष में थोड़ी तेज भी। क्योंकि ज्यादा अधिकारी थे, इंजेक्शन के साथ भी व्यापक अनुप्रयोग धीमा हो सकता है। आखिरकार रॉकी का एंजल दूत अभी भी सिर्फ एक साधारण मांस का शव था। सम्मेलन शुरू। रॉकी और समूह के चले जाने के बाद देवाशीष ने कुछ लोगों को पूरे युद्ध के मैदान को साफ करने के लिए नेतृत्व किया। स्प्लिट माउथ वर्म और 2 पुच्छल बिच्छू के अपेक्षाकृत बरकरार शवों को मानवमुखी वृक्ष के पास ढेर कर दिया। कुछ अधमरे राक्षस शवों ने भी उन लोगों के बीच कार्रवाई को प्रेरित किया जिन्होंने अभी तक एक अनुबंध नहीं बनाया था। हाल की लड़ाई के दौरान सभी ने प्रयास किया था और उनमें से एक हिस्सा पहले ही युद्ध में मार चुका था। बाकी को राक्षसों के जीवन का दावा करने और अपने अनुबंध को पूरा करने का अवसर प्रदान किया गया था। जहां तक उन राक्षसों का सवाल है जो पूरी तरह से स्थिर थे या सिर्फ लकवाग्रस्त थे, उन्हें भी वाहनों में लादा जा रहा था, जिन्हें एक साथ शिविर में वापस ले जाने की योजना थी। मयंक के विशिष्ट निर्देशों के बिना प्रत्येक नए राक्षस को लोगों द्वारा एक नए संसाधन के रूप में माना जाता था, जिसे आगे की प्रक्रिया से पहले अध्ययन किया जाना था।
मयंक ने सफाई में भाग नहीं लिया, वह मानवमुखी वृक्ष के सम्लन की प्रतीक्षा कर रहा था, जबकि सम्लन प्रक्रिया के दौरान विचार कर रहा था कि क्या स्प्लिट माउथ ब्लूडेमडर और दो पुच्छल सम्राट बिच्छू को अपने साथ वापस ले जाना है या तुरंत सम्लन शुरू करना है। दोनों जीवों का आकार असाधारण था और एक बड़ा ट्रक भी उन्हें लोड करने में सक्षम नहीं हो सकता था। एक 10 मीटर लंबा था, एक पानी के टैंक जितना मोटा, और दूसरा लगभग 7 मीटर लंबा था जिसकी पूंछ सहित शरीर की लंबाई 10 मीटर से अधिक थी। जब तक मानवमुखी वृक्ष द्वारा घसीटा न जाए, ये वास्तव में एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करता था। आपको सम्लन के लिए परिपक्व दो पुच्छल सम्राट बिच्छू मिला है, क्या आप सम्लन के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे? मयंक की निगाह दो पुच्छल सम्राट बिच्छू पर पड़ी और फिर दानव मकड़ी योद्धा करीब आया। सम्लन। दानव मकड़ी योद्धा का शरीर ऐंठ गया, अनगिनत रक्त लाल धागे दो पुच्छल सम्राट बिच्छू के शरीर पर फैलने लगे, धीरे धीरे उसके साथ विलीन हो रहे थे। मूल के प्रति सच्चा रहना महत्वपूर्ण है, चून की जीव को वापस ले जाना असुविधाजनक है, उसकी ताकत को अपनी में बदलना और यदि आवश्यक हो तो बाद में शोध करना भी काम करेगा। मानवमुखी वृक्ष विकास पौधा। सम्लन जारी रहा, फिर भी मानवमुखी वृक्ष ने पहले अपना सम्लन पूरा किया। चाहे वह स्प्लिट माउथ वर्म हो या दो पुच्छल बिच्छू, उनके द्वारा प्रदान की गई सम्लन डिग्री कम नहीं थी। इस प्रकार मोटे तौर पर 100 शवों के बाद सम्लन डिग्री पूरी हो गई। मांस और मांस का LV2 सम्लन पूरा हुआ। मानवमुखी वृक्ष ने स्व उपचार प्राथमिक कौशल अर्जित किया। सम्लन के बाद मानवमुखी वृक्ष का पहले से ही विशाल कद 1 या 2 मीटर और बढ़ गया, जो उसकी वर्तमान 20 मीटर की ऊंचाई की तुलना में मामूली था। हालांकि स्व उपचार कौशल के एकीकरण के साथ जो बेलें लड़ाई में फट गई थीं, वे अब तेजी से फिर से उग रही थीं। स्व उपचार और नरभक्षी बेल की दोहरी शक्ति के तहत मानवमुखी वृक्ष को लड़ाई में लगे घाव तेजी से ठीक हो रहे थे और उसने जल्द ही अपना मूल रूप रिगेन कर लिया। मांस के शवों का सम्मिलित मांस और मांस सिर्फ एक शुरुआत थी। स्व उपचार कौशल मानवमुखी वृक्ष के लिए एक अच्छा अतिरिक्त था, लेकिन असली मुख्य व्यंजन अभी भी विशाल स्प्लिट माउथ ब्लूडेमडर थी। सम्लन के लिए परिपक्व स्प्लिट माउथ ब्लूडेमडर मिली, सम्लन के साथ आगे बढ़ें। सम्लन। मयंक ने आंतरिक रूप से पुष्टि की और ज्यादा बेलों ने स्प्लिट माउथ ब्लूडेमडर को घेर लिया, कई फिलामेंट्स चिपक गए और सम्लन प्रक्रिया शुरू कर दी। जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतता गया, ये स्पष्ट नहीं था कि यह मानवमुखी वृक्ष के खुद के एक मजबूत मांस के गुण के कारण था या किसी अन्य कारण से, लेकिन स्प्लिट माउथ ब्लूडेमडर के साथ सम्लन की अनुकूलता काफी अधिक थी। सम्लन शुरू होने के बाद ज्यादा समय नहीं लगा कि स्प्लिट माउथ ब्लूडेमडर के शरीर का एक छोटा सा हिस्सा गायब हो गया और उसकी सम्लन डिग्री तेजी से 3% तक पहुंच गई। ये गति लगभग उसके बगल के दानव मकड़ी योद्धा के बराबर थी, जो काफी तेजी से प्रगति कर रही थी। जबकि सम्लन जारी रहा, देवाशीष और बाकी बुनियादी युद्ध के मैदान को साफ करने के बाद प्रायोगिक केंद्र की पूरी पहली मंजिल की रखवाली के लिए 10 लोगों को छोड़ दिया, जबकि अन्य प्रायोगिक उपकरणों के परिवहन में सहायता के लिए मुख्य भवन में प्रवेश कर गए। पहले बार लड़ाई के प्रकोप के कारण मुख्य भवन भी अव्यवस्था की स्थिति में था।